बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। नई सुबह वेब रेडियो पर आपके लिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, गेम ऑन है। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अछूती एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक और बहुत ही यादगार प्रोग्राम हम आज आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करने वाले हैं और मेरे साथ अरसलान है। आप जानते ही हैं कि हम इस तरह की ज़्यादा मंजरकशी किया नहीं करते हैं, ज़्यादा कयास सराइयाँ करते नहीं हैं, लेकिन आज एक बार फिर से बहुत ख़ास प्रोग्राम होने वाला है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रिटी यहाँ तशरीफ़ लाने वाली हैं और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शने वाली हैं। मेरे साथ अरसलान मौजूद हैं। जी अरसलान, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम तमामी सामीन को सबसे पहले। और जी बिल्कुल उमर भाई, आज हमारे लिए एक और ख़ास प्रोग्राम है और हम अपने सामीन के लिए एक बार फिर जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा शो लेकर आ गए हैं। तो उमर भाई, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना मैं चाहता हूं कि राबिते के ज़राए हम ब्रेक पे जाने से पहले ही अपने सामीन को बता दें और उसके बाद ताकि जब हम वापस आएँ तो फ़ौरन टॉपिक और उसके बाद मेहमान की तरफ बढ़ा जाए। जी हाँ, बिल्कुल अरसलान। और कहते हैं कि जो मेहमान होते हैं वो रहमत और बरकत का बायस होते हैं। तो जब से आप मेरे साथ आए हैं लगता है कि हमारे शो पर रहमतों और बरकतों की नुज़ूल है, मेहमान बहुत आते हैं। जी बिल्कुल, मेहमान बहुत आते हैं। तो राबिते के जराए जो है वो हम बता देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। नंबर है हमारा 033086000072 और इसके अलावा फेसबुक पेज हमारा है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। और उमर भाई, सुन कैसे सकते हैं सामीन हमारे? जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसका अगर आप उर्दू तर्जुमा जानना चाहते हैं तो 033086000072। यहाँ पर लिसनर्स आप हमारा साथ दो और यहाँ पर आप हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं और अपने सवालात भी हमें इरसाल कर सकते हैं। जो कुछ आप जानना चाहते हैं हमारी आज की सेलिब्रिटी से, जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.naisuba.org/radio। ये वेबसाइट है, इस पर जाइए और गेम ऑन है लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। प्ले बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं और हमारा प्रोग्राम सुना सकते हैं। जरूर सुनाइएगा, बड़ी मेहनत करके हम आपके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं और कंटेंट लेकर आते हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मानी रखता है। जी, तो इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको हम अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनसे मुलाकात भी कराएंगे। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। जी तो वेलकम बैक लिसनर्स। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारे मेहमान की आमद हो चुकी है हमारे स्टूडियो में और मेरी एनर्जी आपको ये बता रही है कि हमारी सेलिब्रिटी यहाँ पर पहुंच गई हैं। और वो कौन है हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। इनका जो तज्जिया होता है, जो तबसरा होता है, वो बहुत जबरदस्त होता है। यानी कि एक ब्लाइंड पर्सन इतने जबरदस्त तरीके से आपको पिच के मुतालिक बताए कि आप हैरान हो जाएं, ऐसा आज आपको सुनने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त तरीके से कंडीशंस के मुतालिक बताते हैं, पिच के बिहेवियर के मुतालिक बताते हैं कि आज इस पिच पर स्पिन होगी या फिर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, कौन से बैटर के लिए आज की कंडीशंस साजगार हैं। और जो कुछ ये बताते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। यानी कि हमारे आज के जो मेहमान हैं ये 2 PSL कवर कर चुके हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मौजूद रहे हैं, भले शाहीन हो या रिजवान हो, बाबर हो या शादाब खान हो, सबके सामने अवाम के जहनों में जो सवाल होते हैं वो सवाल रखते हैं और अवाम की हकीकी तर्जुमानी करते हैं। बहुत जबरदस्त सहाफी हैं और सहाफत को सही मानों में कर रहे हैं। कौन है अरसलान ये जिनकी मैं इतनी तारीफें कर रहा हूँ? ये है हमारे साथ पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, नाम है इनका मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख। तो अस्सलाम वालेकुम अरीब भाई। वालेकुम अस्सलाम आप लोगों को। और बहुत जबरदस्त इंट्रो उमर भाई आपने भी दिया और जितनी तारीफ आपने की है मेरे ख्याल में इसका मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी थैंक यू वेरी मच अरीब भाई, आपने टाइम दिया, अपने कीमती लम्हात में से आपने कुछ वक्त हमारे शो के लिए निकाले, इस पर हम आपके बहुत मशहूर हैं। माय प्लेजर टू बी हियर।
जी तो आज के शो में सामीन हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। और जब डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं तो अरीफ भाई से मौजूद शख्सियत हमारे पास इस वक्त कोई हो नहीं सकती थी, तो हमने कहा कि अरीफ भाई को बुलाया जाए और अरीफ भाई से पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर के बारे में और जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात हैं उन पर बात की जाए। तो अरीफ भाई शुरुआत जो है वो करते हैं और बड़ी ज़बरदस्ती शुरुआत करते हैं और आपकी तरफ पहला सवाल मैं दागता हूँ। और पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर से क्या आप खुश हैं? यार डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान का देखें, खुश होना या ना होना ये बहुत एक ऐसी चीज हो जाती है जो बहुत छोटी चीज है। इसमें आप अगर देखें तो हमारी खुशी कोई अहमियत नहीं रखती, प्लेयर खुश होना चाहिए। और प्लेयर कैसे खुश होगा इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है, ना कि इसके लिए कि हम किससे खुश होंगे। अब हम देखें, वही बात है ना, इंसान की जो है ना हजारों ख्वाहिशें और हर ख्वाहिशों पे दम निकले, तो वही बात है ना, कभी किसी को खुश तो किया जा नहीं सकता। तो इस चक्कर में अगर मैं आपको थोड़ा सा समराइज करूं आपके इस क्वेश्चन को, तो उसमें यह है कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कभी भी एक नहीं रहा, हमेशा चेंज होता रहा। जो इसका सबसे बड़ा ऐसा पॉइंट है कि जिससे आप वो बोलोगे कि अगर एक आपके चलते हुए रास्ते में भी अगर हमवार नहीं होगा ना वो, तो आप उसमें भी डगमगा जाओगे। तो आपका स्ट्रक्चर जब तक एक नहीं रहेगा तो आप उसमें जो है वो कभी भी प्रोडक्ट ना डेवलप कर सकते हो ना आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हमारे यहाँ हर चौथा जो चेयरमैन आता है या जो एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर आता है, इवन अपर लेवल हो या डाउन लेवल हो, हर जगह पे तो आप कोशिश ये करते हो कि आप किसी तरीके से अपना कोई नया स्ट्रक्चर लेके आ जाओ और उसमें सबको आप राजी करने की कोशिश करो। सो आई थिंक इस चीज की चेंज करने की जरूरत है, ना कि इसके कि लोगों को खुश किया जाए। आप प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए काम करो, आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिससे प्लेयर पावर बने, प्लेयर प्रोड्यूस हो, एसोसिएशन स्ट्रांग हो। वो स्ट्रक्चर तो आपके लिए काबिल कबूल हो सकता है, ना कि वो कि जो आपकी मर्जी का हो। जी अरीफ भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात की और मैं भी आपसे यही जानना चाह रहा था कि हम वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट का ये जो सिस्टम है इससे खुश इसलिए नहीं हो सकते कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इस वक्त पस्तियों का शिकार है और ज़बू हाली का शिकार है। यानी आप देखिए T20 में हम बात करें तो पाकिस्तान आयरलैंड से हार रहा है, न्यूजीलैंड की C-D टीम से हार गया और फिर हम अमेरिका से हार गए, कनाडा से रो के जीते और इसी तरह से 120 नहीं चेज हुआ भारत के खिलाफ। अगर हम वनडे की बात करें तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार गया। अगर हम टेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हो गया। तो क्या पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है या फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी इस कदर बुरी है? क्या यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट का वो मयार नहीं है या फिर मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होती है या फिर अदम इस्तेहकाम के शिकार है हमारी क्रिकेट? अच्छा, अगर तो ये YouTube की रील होती ना तो मैं इसका 2 वर्ड्स में जवाब दे देता, वो अभी भी दे देता हूँ, बट मैं आपको समराइज करके भी बताऊंगा। इसका सिंपल आंसर है दोस्ती यारी, दो तुम्हारे दो हमारे। इसका एक बहुत सिंपल आंसर है जो कि पब्लिक बहुत समझदार है और आप लोग भी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। लेकिन अब मैं आपको जरा थोड़ा सा पीछे से लेके जाता हूँ। 2020 में सिलसिला शुरू हुआ जो आपने भी पूरी तमहीद बांधी कि हम USA से हारे, सबसे हारे। अब मैं उसमें जाऊंगा तो फिर बात रिपीट हो जाएगी। तो हमारा ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, मैं आपको वहां लेके जा रहा हूँ। हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ 2019 के एंड में जब बाबर आजम को कप्तानी दी गई। मैं ये नहीं कहने वाला बाबर आजम का अगर कोई फैन सुन रहा है कि कप्तानी गलत दी है सही दी, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद फैसला कीजिएगा। मैं कौन होता हूँ किसी का कोई फैसला सुनाने वाला। तो हम चल रहे थे उमर भाई बहुत सीधा कि हम 17 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, 11 T20 लगातार हम सीरीज जीत गए। उसके बाद हमारी एक नई गवर्नमेंट आती है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल शो, सो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ दैट। सो एक नई गवर्नमेंट आती है, उस गवर्नमेंट के आते ही हमारा चेयरमैन चेंज होता है। उसके बाद हमारे वजीर आजम साहब ये ऑर्डर पास करते हैं कि आप जो है भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दें, यानी लोगों से रोजगार छीन लें। अगर अरसलान के हाथ में रोटी है वो छीन लें, उमर के हाथ में जो है वो सीख कबाब है वो छीन लें, बिल्कुल छीन लें इन लोगों से, इनको भूखा रहने दें। आपने छीन लिए। फिर उसके बाद आपने एक सीरीज होती है श्रीलंका से, उसमें आपने अपने 11 T20 सीरीज लगातार जीतने वाले कप्तान को इस तरह हटाया कि उसको आपने पीछे जाके वो प्लेयर दिए गए जो वो नहीं मांग रहा था। ये मैं आपको बड़े गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि वो नहीं मांग रहा था, आपने उसको वो प्लेयर दे दिए और कोच ऐसा मुसल्लत कर दिया कि जिसकी सोच के ऊपर हर वो क्रिकेट लवर जो कि 2008, 9, 10 से क्रिकेट देख रहा है वो तो ये कह सकता है कि भाई ये माइंडसेट जीतने वाला है ही नहीं, इस गांव से कभी अच्छी खबर आती ही नहीं है। ठीक है, तो उस चक्कर में हम डेंट होना शुरू हुआ और फिर इन लोगों ने अपने सारे मजे पूरे किए
और एक ऐसा पाकिस्तान का एसिड जो कि 25,000 रन पाकिस्तान के लिए बना सकता था नहीं, अभी भी है, उसको इन्होंने कप्तानी की ऊपर लगा दिया। क्यों? इनका माइंडसेट ये था कि ये प्लेयर कहीं हमारे रिकॉर्ड ना तोड़ दे, हम 10 मिनट के लिए टेस्ट में नंबर 1 हुए थे, कहीं ये ना हो जाए। ठीक है, कप्तान को हटाने पे भी यही राज था, और जो कप्तान बनाया गया उसके रन्स बन रहे थे बहुत ज्यादा, वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने की तरफ जा रहा था, तो उसको गिराने के लिए इन लोगों ने ये सारा काम किया। और वो बेचारा समझ नहीं पाया, या कह लो, या उसको एक कहते ना, ताज सबके सरों पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा सबको लगता है। तो ये वही वाली बात है। तो उन्होंने कप्तानी का ताज अपने सर सजाया। कोविड के अंदर छोटी टीमें आपने मारी, आपने जो है वो अपनी रैंकिंग्स को बेहतर किया, और पाकिस्तान क्रिकेट को इस दहाने पर ले आए कि हम नामीबिया, स्कॉटलैंड से जीत के हम खुश हो रहे हैं, और हमारे 5 जीते जो आए उनमें से एक जीत जो हमें सबसे ज्यादा भारी पड़ी 2021 के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जहां पे हमें एक जीत मिली इंडिया के खिलाफ। उसके बाद जो पेड प्रमोशन चली है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना बड़ा डेंट उमर और अरसलान लगाया है, आप सोच नहीं सकते। आप उस दिन तो हम बहुत खुश हुए होंगे कि हम 10 विकेटों से जीत गए, मगर आप यकीन करें कि उस मैच ने हमें बहुत बड़ा डेंट लगाया। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्लेयर, बट ये मैंने आपको जो पूरा अहवाल सुनाया पीछे का, इससे आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। फिर 2022 के वर्ल्ड कप में हमें एक पहला धचका दिया, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक आवाज लगी कि हम जब जिम्बाब्वे से हारे तो हमें एक आवाज लगी कि देखो आप अभी भी सुधर जाओ, लेकिन हम नहीं सुधरे। वो क्यों नहीं सुधरे, ये आपके सवाल पे डिपेंड करता है। अगर आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगा क्यों नहीं सुधरे, ठीक है, क्योंकि मैं चले जाऊंगा उस तरफ तो लोग बोलेंगे मैं प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ या मेरा कोई एजेंडा है। उससे पहले हमें झटका ये लगा, जो हमें स्किल लेवल का पता चला, जब हम इंडिया से मेलबर्न में खेल रहे थे अपना ग्रुप स्टेज का पहला मैच, आप सबको याद होगा वो, जहां पे हमारा कीपर 30 गज के दायरे पे स्पिनर पे खड़ा हो जाता है जाके। तो फिर आप यहाँ से ज़हनी हालतों का अंदाजा लगा लें कि क्या स्किल लेवल है। फिर हमें सदका खैरात मिला उस रब्बे जुलजलाल की अता से कि जो हमें नेदरलैंड की तरफ से जीत मिली, और वहां से हम फिर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे हमारे जो नए चेयरमैन साहब आ गए, फिर उन्होंने ये बोला कि भैया ये टीम तो वर्ल्ड क्लास है, और बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। बड़ा फेमस डायलॉग है उनका ये, आप लोगों को याद भी होगा, लिसनर्स को भी याद होगा, हमारे बिल्कुल याद होगा। और उसके अलावा हमने 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब पहुंचे, उससे पहले एशिया कप में हमारा हाल बड़ा बुरा हुआ, लेकिन हमने कोई तवज्जो नहीं दी। हमने इसी तरफ चीजों को लगाए रखा कि हम वर्ल्ड क्लास हैं, हमारे पास सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, और हमारे जो बॉलर्स इंजर्ड होते हैं उनको हम तवज्जो नहीं देते। तो अगर हम उनको तवज्जो नहीं देंगे, उनको एशिया के टूर कराएंगे, नेदरलैंड भी साथ ले जाएंगे, ठीक है, दुबई भी साथ लेके जाएंगे इंजर्ड प्लेयर को, तो फिर खिलाएंगे भले नहीं, पर साथ घुमाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड नहीं भेजेंगे। वो बेचारा अपने पैसों से जाएगा और फिर पीसीबी बाद में पे करेगा। मतलब ये तो आपका हाल है। और फिर आपका एक बॉलर एहसानुल्लाह, जो कि पाकिस्तान में ट्रीटमेंट कहीं से नहीं हो सकता था, आपने उसका लाहौर में ट्रीटमेंट करा दिया, और वो बेचारा अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ज़ीशान ज़मीर को आपने गायब कर दिया। तो आपकी अपने प्लेयर्स की तरफ तवज्जो नहीं थी, आपकी सिर्फ तवज्जो थी कुछ एक मखसूस कबीले के प्लेयर्स की तरफ, जहां से आपने जिनको आपने ऊपर चढ़ा के रखा पहाड़ पे, और पाकिस्तान नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा। तो जितनी हारें आपने अभी मुझे गिनवाई, तो उसकी वजूहात मैंने आपको गिनवा दी। अब आवाम फैसला कर ले कि मिस्टेक्स शुरू कहां से हुई, क्या प्लेयर जिम्मेदार हैं, क्या मैनेजमेंट जिम्मेदार हैं, और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोचिंग स्टाफ अपने इन प्लेयर्स के ऊपर वो लाके मुसल्लत किया जिनका माइंडसेट ऐसा था कि जिनको 2-2, 3-3 जॉब्स आपने दी हुई, चीफ सेलेक्टर भी वो, कोच भी वो, हेड कोच भी वो, सरबरा भी वो, सब वो। और फिर उन्होंने जो किया है हाल, और ऐसा कोच आपने लाके उसके साथ बॉलिंग कोच लाके रखा कि जिनके बारे में ये मशहूर है, एक्स क्रिकेटर्स हों, अहमद शहजाद हो, उमर हकमल हो, शाहिद आफरीदी हो, अब्दुल रजाक हो, शुएब अख्तर हो, ये छोटे नाम नहीं है। ये कह चुके मोहम्मद हफीज हो कि ये कह चुके हैं कि भाई वकार यूनुस साहब का बिहेवियर ठीक नहीं है, प्लेयर्स के साथ ठीक नहीं है, अपनी पसंद नापसंद के प्लेयर्स वो खिलाते हैं, और जो प्लेयर उन्हें नहीं खिलाना होता उसको वो डीमोरलाइज करते हैं। तो जब आप किसी प्लेयर को डीमोरलाइज करोगे, तो फिर वो प्लेयर चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता, जबकि टीम के एनवायरनमेंट में उसको डीमोरलाइज किया जाए। तो ये उमर भाई सारा मामला है, जिस वजह से आज हम यूएसए से हार की जिल्लत बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। और यकीन करें, आप और मुझ समेत कितने ही लोग होंगे जो उस दिन आंसुओं से रोए होंगे।
जी हाँ, बिल्कुल, क्या ही ज़बरदस्त तरीके से तमाम ही चीज़ों के मुतालिक बताया है। यानी यूएसए की टीम की बात हो रही है कि वो टीम जो है पार्ट टाइम क्रिकेट खेलती थी, उसमें से 7 तो इंजीनियर्स थे। और अरीब भाई जो बात कर रहे हैं, इसको मैं कुछ इस तरह से समराइज़ करना चाहूँगा कि ये अभी से चंद दिनों की बात नहीं है जो हमारे क्रिकेट का ये हाल हुआ है। यानी इस पर काफ़ी अरसे से मेहनत जारी थी, जिसके बाद अब ये नताइज मौसूल हो रहे हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हर अच्छा बैटर, हर अच्छा प्लेयर अच्छा कप्तान नहीं होता, और अच्छा कप्तान जो है वो अच्छा प्लेयर भी बाज़ औक़ात नहीं होता है। पाकिस्तानी टीम के साथ बहुत सारे तजर्बात हुए जिनका ये जिक्र कर रहे थे और दबे लफ्ज़ों में कर रहे थे। मैं ज़रा खुलकर बता देता हूँ, मिस पॉल हक का जिक्र हो रहा था। उन्होंने कहीं पर कोचिंग नहीं की थी, लेकिन उनको डायरेक्ट पाकिस्तान का बैटिंग कोच और हेड कोच भी लगा दिया गया। बाबर आजम ने कहीं कप्तानी नहीं की थी, लेकिन उनको डायरेक्ट पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना दिया गया। इसका मतलब तजर्बागार समझा हुआ था टीम को, और आखिरकार इस पर इतने तजर्बे हुए कि अब ये किसी जोगी नहीं रही। जी तो अरीब भाई, आपने कहा कि सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, तो चले हम सवाल कर लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम को जो पहला झटका 2022 में लगा था जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त के बाद, उस टाइम पे क्या हमारी टीम ने सुधरने की कोशिश ही नहीं की, या हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, या फिर क्या ऐसा मामला हुआ कि पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये हमारे लिए जो है वो एक अलार्म बेल बज गई है, हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, आपने 2022 की बात की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहीं से शुरू करना है। वो 2022 जिम्बाब्वे वाला, लेकिन मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एज एन एक्सपर्ट मुझे आपको सही मुद्दा बताने की शुरुआत कहाँ से हुई। 2021 के सेमीफाइनल में चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उधर आपने एक वीडियो देखी होगी, जो आज भी मौजूद होगी। उस वीडियो में ये था, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, हम इकट्ठे हारे हैं, हम इकट्ठे जीतेंगे, कोई किसी को गिरने नहीं देगा, हमारी फैमिली है, ये सारी बातें थी उसमें। तो उमर भाई, सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, फिर जवाब इसका आप दइएगा कि ये पाकिस्तान की टीम है या किसी की फैमिली है। कहा तो ही जाता है ना कि ये तमाम टीम जो है ये फैमिली की तरह रहेगी तो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। नहीं उमर भाई, रहेगी एक अलग चीज होती है ना। देखें, रहेगी एक अलग, अब आप और मैं और अरसलान शो कर रहे हैं, अगर हम दोनों आपस में तीनों लड़ेंगे ना तो शो नहीं हो सकता। हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में अगर शो करेंगे तो वो होगा। नहीं, वो रेटिंग तो मैं आपको अभी भी दिला देता हूँ, टेंशन नहीं लें। अभी आप जरा टेक्निकल चीजों की तरफ जाएंगे तो रेटिंग अभी बहुत मिलेगी, आप टेंशन ही नहीं लें। और मुझे इस बात का 100% यकीन है कि अगर ये शो यूट्यूब पर लगता है तो आपको रेटिंग मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, बशर्ते के जो लगाने वाला है वो टाइटल कुछ इस तरह के दे के। बाकी खैर, तो जो है क्या नाम है अपना, इसमें जो है ना, देखें, एक फैमिली की तरह एनवायरनमेंट को बनाना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, बट एक मुल्क की टीम को मुल्क की टीम कहना, समझना, उसकी तरह लेके चलना भी एक अच्छी चीज होती है, जो कि दुनिया में होता है। इंग्लैंड ये क्यों नहीं कहता वी आर प्लेइंग लाइक अ फैमिली, क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? सही है। सो हमेशा हमने ये सुना होगा, पेज पर हर वक्त प्लेयर्स ये कहते हैं कि जो है वी आर वेरी यूनाइटेड, वी आर जेलिंग विद ईच अदर, इस तरह की बातें तो हमने सुनी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट इन दी अदर कंट्रीज, बट हमने ये फैमिली वाला सीन नहीं सुना। चलो, कल्चर है हमारा, ठीक है, ये भी बात ठीक है, मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा या डिस्करेज भी नहीं कर रहा, बट मेरा जो असल मुद्दा है ना, वो अब मैं उसकी तरफ आपको खुद ले जाता हूँ। वो क्या है, तो मतलब कहने का ये, जो फैमिली होती है उमर भाई, उस फैमिली में तो चंद लोग होते हैं ना, समझे मेरी बात, चंद लोग होते हैं ना, उसके अंदर बाहर से अगर आपके 2 भाई हैं तो 2 की शादी करोगे ना तो लोग आ जाएंगे। तो मकसद समझे आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं खुल के भी कह देता हूँ कि कबीला यही रहेगा, किसी को नहीं आने देंगे, यही फैमिली खेलेगी, यही फैमिली खेलेगी। तो भाई, ये जो बच्चा डोमेस्टिक में रगड़ा खा रहा है, साहबजादा फरहान, सैयद हुरैरा ट्रिपल सेंचुरी बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा शाहब खान, कामरान गुलाम तो कभी जिंदगी में भी नहीं खिलाएंगे उसको, क्योंकि उसको पसंद नहीं करते ये लोग। 2 सेंचुरियां उसने मेरे ख्याल में ड्राइंग रूम में बनाई है अभी चैंपियंस कप में ना, ग्राउंड में तो वो बनाता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्रिकेट होती क्या है। ये सब बेवकूफ है, ये सब बेवकूफ है, ये जितने प्लेयर्स हैं ना, इन सबको, इनका कोई मकसद नहीं है खेलने, अपना वक्त जाया कर रहे हैं ये, और कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि फैमिली खेलेगी भाई, फैमिली खेलेगी। तो अब मैं आपको वहां लेके यूं गया हूं कि वहां का जो स्टेटमेंट था ना, वो स्टेटमेंट मुझे कोट करना था कि ये स्टेटमेंट दिया गया। अब आ जाते हैं आपके 2022 वाली बात पे। 2022 स्टेटमेंट बड़े कोट करते हैं प्लेयर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी।
जी 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 बिल्कुल। असल में कोई ये ना कहे ना कि आप जर्नलिज्म कर रहे हो किसी एजेंडे पे, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ फौरन लिफाफी करार दे दिया जाता है, एजेंडा बेस्ड पेड प्रमोटर, ये सब चीजें हमारे साथ अटैच कर दी जाती है। तो मैं उस चीज को बड़ा देख के चलता हूँ कि यार मेरे ऊपर ऐसी कोई चीज एलिगेशन ना पुट ऑन कर दी जाए कि व्यूअर्स ये बोले यार इस बंदे का कोई एजेंडा है। तो मैंने अब तक आप लोगों से भी अगर कोई बात की है, उसमें अगर कोई आपको एजेंडा लग रहा हो तो काइंडली आप भी बोल दीजिएगा कि भाई नहीं, इसमें आपने पूरे एजेंडा बेस्ड बात की है, वैलिडिटी और फैक्ट्स पर मबनी बात आपने नहीं की। तो इसलिए ये सब चीजें मैं कोट करके चलता हूँ कि स्टेटमेंट्स, रिसर्च, स्टैट्स, ये सारी चीजें एनालिसिस आपको लेके चलने, ताकि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आप ये सारी चीजें उनके सामने फ्रंट पे पेश कर दो कि यार आप ये चीज देखें, हमें ये चीज इस तरह से मिली तो हमने ये किया। तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है। अब हम आ जाते हैं आपके 2022 वाली बात पे। तो हमने सीखा क्यों नहीं? हमने इसलिए नहीं सीखा अरसलान भाई कि हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली खेलेगी, कोई और तो आएगा नहीं, तो हम क्यों सीखें? जो है वो हम ही करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। तू वर्ल्ड क्लास है शाहीन, ये बाबर का डायलॉग है, मैं नहीं कह रहा। तू वर्ल्ड क्लास है शाहीन, नसीम वर्ल्ड क्लास है, सही है, रिजवान ब्रेडमैन है। तो जब आपके पास सारी इंग्रेडिएंट्स हैं तो फिर आप कैसे सीखोगे? जी अरीब भाई, इस पर काउंटर नैरेटिव ये दिया जा सकता है कि इतने सारे डेब्यूज तो कराए हैं, जमान खान आया है, एहसानुल्लाह को डेब्यू कराया है, अब्बास अफरीदी को डेब्यू कराया है, उसामा मीर पाकिस्तान के अपने परफॉर्म करके गए टॉप बॉलर रहे, उनको खिला दिया, हारिस को खिला दिया, साइम अयूब को खिला दिया, उस्मान खान को खिला दिया, लेकिन सब वहां जाके नहीं परफॉर्म करते। आपने उमर भाई बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर दिया, मैं जरा इनको थोड़ा सा अलहदा कर देता हूँ। ये सब हुआ जब नजम सेठी साहब आए ना, उसके बाद ये सब हुआ। जब रमीज राजा का दौर था ना, तो उमर भाई यही चीजें हो रही थी जो मैं आपको जिसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपका टॉपिक पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, और आपने जो तमहीद पीछे बांधी थी कि हम यूं हारे तो क्यों हारे, तो मैंने वो सारी चीजें आपको वाजे की हैं कि हम यूं हारे और हमारे साथ ये हुआ। तो ये सारी चीजें तो बाद में शुरू। अच्छा, आपने जो डेब्यू भी कराए गए उसमें आपने कितने % चांसेस दिए गए, ये भी तो सारा एक सवाल है। मां सिवाय साइम अयूब के किसको कंसिस्टेंसी से चांस मिला? उस्मान को तो आप बाद में लेकर आए, ये तो अब की रिजीम लेके आई है ना मोहसिन नकवी साहब वाली, तो उस्मान खान को तो उस लिस्ट से ही निकाल दें आप, वो तो बेचारा अभी है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपने बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया। उसामा मीर इस वजह से आ गया कि उस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मोहम्मद वसीम साहब चीफ सेलेक्टर थे और उनका एक ये रुझान था कि यार डोमेस्टिक का बंदा आ जाए, और उनका अब का ये स्टेटमेंट है जिसको खैर मैं नहीं मानता कि बाबर बड़ा जिद्दी कप्तान था और वो प्लेयर्स को आने नहीं देता था और ये वो। भाई तुमने जब क्यों ये स्टेटमेंट नहीं दिया जब तुम चीफ सेलेक्टर लैपटॉप लेके कोट पैंट टाई बैठ के हमारे सामने इस पूरी बात करते थे, और जब हम सवाल करते थे तो आप लैपटॉप की स्क्रीन हमारे आगे कर देते थे, इतनी दूर से वैसी नजर नहीं आती थी वो। सही है, तो मतलब आप बात ये है ना सारी कि आप चीजों को समराइज तो करो उस तरीके से कि आप कर क्या रहे हो, और अब आप जब आप ओहदे पे नहीं रहे तो आप फिर आके मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा थूथू वाली कहानी कर रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तानी अवाम भी कोई जंगल में तो रहती नहीं है, सोशल मीडिया सबके पास है, सबको सबका स्टेटमेंट पता है। और फिर चीफ सेलेक्टर किसने कहा था? अब मैं इन सब चीजों में तो नहीं जाऊंगा ना, तो सारे मामला है ना उमर भाई। आप रेटिंग की बात कर रहे थे ना, तो रेटिंग आपको ऐसे मिलेगी। अच्छा, अब लोग बोलते हैं यार रेटिंग नहीं आ रही, तो रेटिंग क्रिकेट बताने से आती है, रेटिंग स्कोर कार्ड बताने से नहीं आती। अब हम यहाँ क्रिकेट बता रहे हैं कि क्रिकेट का आप स्किल लेवल पर आ जाते हैं सीधा सीधा, जिस वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया। एक प्लेयर होता है उमर भाई जो जिम्बाब्वे के खिलाफ 130 रन का चेस आपका वो दो प्लेयर नहीं कर सके जो 151 चेस कर गए थे 2021 में। एक साल में ऐसा क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ना कोविड की टीमें मिली, आपके खिलाफ टीमों ने एनालिसिस कर लिए, पूरे वीडियो एनालिस्ट बैठ गए, उन्होंने बोला यार ये प्लेयर खेलता का कैसे है, ये प्लेयर कैसे इतने कंसिस्टेंट रन बना रहा है। दोनों, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजवान एंड बाबर, ठीक है, मैं अभी इन दो की बात कर रहा हूँ, फिर जिसका आप पूछेंगे उसका मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो इन दो का मसला क्या था, ये वही बाबर आजम है। अब पीछे फिर जाएंगे हम, ठीक है, 2019 में जो ऑन दी अप चौके मारा करता था, ठीक है, राइजिंग डिलीवरीज को बल्ले का फेस ओपन करके एक्स्ट्रा कवर मार देता था, मिड ऑफ के ऊपर से मार देता था, अपर कट पॉइंट पे मार देता था, ठीक है, गाइड करता था थर्ड मैन पे, ठीक है, ग्लांस शॉट खेलता था, स्क्वायर लेग पे पुल मार देता था, मिड विकेट पे आप पुल मार देते थे, आपके पास स्ट्रेट ड्राइव बड़ा बेहतरीन था, आप ये सारे शॉट्स खेलते थे। अब आपने क्या किया, डरी सेमी क्रिकेट खेली,
आपके सर पे मुसल्लत हो गया मिसबाह उल हक जैसा बंदा, जिसने पूरी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल हो डिफेंसिव अप्रोच से खेला, ठीक है, और उसका माइंड ही डिफेंसिव है, चाहे फील्ड में देख लो आप चाहे बैटिंग में देख लो। तो उस बंदे की आप सोबत में रहे तो असर तो फिर खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग पकड़ता है। वो बेचारा एक पाकिस्तान का एसेट बर्बाद हो गया, उसकी रेंज ऑफ शॉट कम हो गई। नीचे खेल, नीचे सीधा खेल, सीधा खेल, तो सीधा खेल, नीचे खेल, पुल नहीं कर, आप ऑन दी अप मत खेल, नीचे खेल। तो भाई नीचे तो फिर 130 रन चेज हो जाने चाहिए थे, क्योंकि रना बॉल था ये तो। अब वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप इतने डरे सहमे थे। एक मैच में तो आपने 14 गेंदों पे 4 रन बनाए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिस मैच में बवूमा जैसा प्लेयर, जिसको आप लोग वर्ल्ड क्लास भी नहीं कहते, बवूमा, बस मैं वो कहता हूँ ना अपनी यूट्यूब की वीडियो में अक्सर, बवूमा शेर है, बस दुम लगाने की देर है। वो वाकई शेर है, उसने 19 बॉल 36 किया उस मैच में, वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। और बाबर आजम वर्ल्ड क्लास। आ जाते हैं रिजवान के ऊपर, ठीक है। एक प्लेयर उमर भाई आपके सामने खड़ा हुआ है, आप बॉल कर रहे हो उसको, आपको मैंने बता दिया एज अ कोच कि उमर ये सिर्फ लेग साइड पे खेलेगा, तुम फोर्थ स्टंप पकड़ लो, चैनल बॉलिंग करो, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप सीम अप करना, बाहर निकालना इसको, ये खींचेगा लेग साइड पे, टॉप एज होगा, पॉइंट या मिड ऑफ पे आउट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे उमर भाई मेरी इस सजेशन के बाद? जो आपने हिदायत दी उस पर अमल, ठीक है ना, आप उस पर अमल करोगे तो मेरे ख्याल में बाकी कोचेस जो है वो भी टीमों यही बोलते थे टीमों को कि आप अमल करें इस पे, और होता था। हमने देखा अरसलान को स्टैट्स का मुझसे ज्यादा पता है, आप इनसे पूछ लें ये बात। क्या इस तरह रिजवान आउट नहीं हुए? कई मरतबा आउट हुए, ठीक है। क्यों हुए? क्योंकि टीमों ने आपके ऊपर वर्क कर लिया, आपको टीमों ने पकड़ लिया, और आपने 130 के पेस के बॉलर को मारा, 135 के पेस के बॉलर को मारा। जब आपके सामने मिचेल स्टार्क आएगा, जॉश हेजलवुड आएगा, ककीसो रोबाडा आएगा, नोकिया आएगा, बुमराह आएगा, ट्रेंट बोल्ट की स्विंगिंग डिलीवरीज आएंगी, आप क्या करोगे उस वक्त? वो तो आपको लेग साइड पे बॉल नहीं देंगे ना जो आप झाड़ू फेरते रहो। तो आप जब आपका स्किल लेवल, आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स कम होगी, आपका स्किल लेवल पूरा नहीं होगा, आपका वन डोमिनेशन होगी एक साइड पे, तो फिर आप नहीं उस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव कर सकते जिस तरह आपको करना चाहिए। तो ये है हमारा असल इशू, स्किल लेवल का है, असल इशू माइंडसेट का है, असल इशू मैनेजमेंट के फुकदान का है। गलत लोगों के हाथ में प्लेयर्स को दे दिया आपने, डोमेस्टिक प्लेयर्स आने नहीं दिए, आपने डोमेस्टिक का कत्लेआम किया, आपने मेरिट को नहीं आपने सामने रखा, नजरअंदाज किया। लैक ऑफ स्किल्स वाले प्लेयर्स आपने पाकिस्तान की तरफ से खिलाए उस अरसे में जिस अरसे में आपको टीम बिल्ड करनी थी 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। आपने लैक ऑफ स्किल्स, छोटी टीम में मार मार के आप ये समझते रहे कि हम किंग हैं, हम वर्ल्ड क्लास हैं। और प्लस उमर भाई आप यकीन करें, इतनी आईडीज हैं जो अगर मैं भी क्रिटिसिज्म करूं ना, यकीन करें मेरी मदर, सिस्टर, ब्रदर सब तक पहुंच जाते हैं, ऐसी की तैसी कर देते हैं सिर्फ इन प्लेयर्स के खिलाफ बोलने से या इनका स्किल लेवल की हकीकत बताने से। अब आप बताएं लोग जाएं तो कहां जाएं? हमारे एक जर्नलिस्ट हैं शोएब जट साहब, उनको इतना थ्रेड किया कि उनकी बातें जो स्किल लेवल पे बात करते थे वो या हम करते थे, इतना थ्रेड किया गया कि उस बंदे को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये वो कबीला हमारे सर मुसल्लत हो गया था। तो अब आप मुझे बता दो कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र पूरे शो में किधर है? मां सिवाय प्लेयर्स के, ये टीम तो पाकिस्तान की है। जी अरीफ भाई, मुझे आपकी बातों से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के इख्तलाफ राय इसलिए करता हूँ कि इससे हमारी गुफ्तगू में हुस्न पैदा होता है, और इसलिए काउंटर नैरेटिव दे रहा हूँ, इसको आप माइंड न कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहूंगा इस पर कि अब हमने देखा कि चैंपियंस कप हुआ, इसमें यही सारे तो परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर रन्स कर रहे हैं, फखर रन्स कर रहे हैं, शाहीन को विकेट्स मिल रही हैं, इफ्तिखार किसी के काबू नहीं आ रहे हैं, खुशदिल रन्स कर रहे हैं, आसिफ अली ने अच्छी इनिंग खेल दी है, उस्मान खान रन्स कर रहे हैं, तो फिर डोमेस्टिक में भी तो यही परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, बहुत सेटिस्फाइंग आंसर होगा आपके लिए। मैं आपको एक गद्दा बिछा के दूं, बिल्कुल नरम मुलायम मखमल का, आपको नींद उसके ऊपर आएगी या कांटों पर आएगी? क्या कहने कांटों पर नींद आएगी, उस पर आएगी, ये बता दें आप मुझे बस। गद्दे पर आएगी, गद्दे पर नींद आएगी ना आपको। तो जब फैसलाबाद के बैटिंग ट्रैक के ऊपर इनको छोड़ोगे यार, आप जो परफॉर्म नहीं किए हुए, यूएसए से मारे हुए, जिम्बाब्वे से हारे हुए, आयरलैंड से जलील हुए हुए, तो ये रन कहाँ करेंगे? ये वही रन करेंगे ना मेरे भाई। और प्लस ये मैं आपको इसमें चले टेक्निकल एक्सपर्ट भी ऐड कर देता हूँ आपके क्वेश्चन में, ताकि इसमें तनकीद बड़ा इसलाह हो जाए, ठीक है। ह्यूमिडिटी में रन कर रहे हैं, आपके सवाल में मैंने ये भी ऐड कर दिया, सही है। गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर रन कर रहे हैं यार, पसीनो पसीनो हो गए,
सही है, ये तो यार रन कर रहे हैं डोमेस्टिक में, यही तो रन कर रहे हैं। अब मैंने आपके क्वेश्चन में ऐड किया है, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। भाई बीइंग अ प्रोफेशनल, इन लोगों के लिए ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आप और मैं 65 लाख पर मंथ नहीं कमाते, ये कमाते हैं, तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसी विकेट के ऊपर ग्रास का पैच लगाओ, सही है, रोलर चलाओ, आप इस विकेट को पानी दो, इस विकेट के ऊपर अगर ये रन कर दें, तो फिर मेरा नाम भी मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख है और मैं भी पाकिस्तान में ही रहता हूँ। जी, अब बहुत जबरदस्त अच्छा, गुफ्तगू चल रही है। अरीब भाई, अगर आप जो है वो बैटिंग ट्रैक की यहाँ पे बात हुई, तो इस पे एक चीज और भी कही जा सकती है कि भाई 2-3 नए लड़कों ने भी यहाँ पे आके जो है वो किए हैं रन, तो वो लोग फिर जो है वो उनके बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं और ये पाकिस्तान को आगे जाकर सर्व करेंगे, इन्होंने भी तो बैटिंग ट्रैक पे किए हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात कही अपने इंट्रो में कि आपने या उमर ने, किसी ने एक ने कही कि यार अरीब भाई जो कहते हैं वो हो जाता है। जी उमर इनकी भाई, prediction हो जाती है, ठीक है, हो जाती है ना। अब इनकी कोई, इन्होंने रिसर्च की होगी या कहीं स्टेटमेंट्स कुछ सुने होंगे, मेरी वीडियोस देखी होंगी, कुछ ना कुछ देख के इन्होंने ये बोला है कि यार इनकी जो है क्या नाम है बातें सही हो जाती हैं, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको किसी प्लेयर में पोटेंशियल नजर आता है ना, बात उसकी की जाती है। पर हमारे यहाँ क्या होता है, अरे ये तो वर्ल्ड क्लास है यार, समझ इसको पाकिस्तान टीम में डाल दो, फौरन डाल दो, हमें हिटर मिल गया, ब्रांड मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। उस बेचारे का जो स्किल लेवल होता है वो भी प्रोग्राम की तरह बढ़ जाता है। अब होता क्या है, एक मैच में विकेट्स ली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, और टीवी पर चलना शुरू हो गया ऑलराउंडर आसिफ अली। अब देखें, साइम अयूब को पीएसएल में इन्होंने ऑलराउंडर बना के पेश कर दिया था, तो ये तो किसी को खुश दिल शाह ऑलराउंडर, किसी को भी कुछ बना देते हैं। अब मसला पता है क्या है, जो नया प्लेयर होता है ना अरसलान भाई, उसको यहाँ पे मार्जिन दिया जाता है एज एन एनालिसिस भी, और एज ए स्टैट्समैन भी, या एज ए एक्स प्लेयर भी, जो भी एनालिसिस कर रहा होगा, या एज ए एंकर या होस्ट भी, वो बोलेगा यार नया बच्चा है, बेचारे को कहीं चांस नहीं मिले। अब उसका समझ का अपना स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, और सलाम सबको स्टेटमेंट्स का बहुत रहता है ना। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे कुछ हुआ, उसने बोला मुझे कहीं चांस नहीं मिल रहा था, सेकंड 11 में चांस मिल रहा था, आई एम नाउ 26 years old, समझ नहीं है बोला। तो भाई सवाल तो उमर भाई मैं आपसे कर लूं ना, आप बोल रहे हो डेब्यूज करा, किधर गया था ये बच्चा 26 साल से, कहाँ था ये किधर था? क्या मिसबाह हक इसको नहीं जानता था? क्या इसको वकार यूनुस नहीं जानता था, जो पूरे 4 साल मुसल्लत रहे थे हमारे ऊपर? अगर नहीं जानते तो सवाल आप इनसे करें ना, क्यों नहीं जानते थे भाई? तुम्हारा तो काम था ये कि पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट लानी है, मेरा काम थोड़ी था ये तो तुम्हारा काम था। टैलेंट है, उनको खिलाया नहीं। और फिर हम ये बता रहे हैं कि मेरे भाइयों, इससे पहले 2 सेंचुरियां बना चुका है, 3 हाफ सेंचुरियां बना चुका है, तुम लोगों ने कंधे पे जब क्यों नहीं उठाया था? ये तो बता दो हमें। एक टीवी पे इनिंग देख के तुम लोग कंधे पे उठा लेते हो। डेटा नहीं था ना भाई, असल में डेटा तो बहुत है, डेटा बहुत है, डेटा नहीं है, डेटा बहुत है। आप समझें, अपनी फैमिली का पूरा डेटा है, बात ये है सारी। और समत को मैंने अगर उसको हाईली प्रेस किया और टैलेंटेड का, मैं उसकी वजाहत भी कर देता हूँ। उमर भाई, जो प्लेयर वी के अंदर स्ट्रोक खेलता है, वी मींस ऐसे होता है जैसे हम स्ट्रेट खेल रहे हैं, उसकी रेंज होती है लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ, ठीक है, वाइडिश मिड विकेट, सही है, डीप लॉन्ग ऑफ, वहां पे जो छक्के मारता है ना प्लेयर, बॉस उसमें दम होता है। क्यों? उसकी वेस्ट से, कमर से जोर से छक्का मार रहा है वो, और उसके टांगों में जान पूरी है, उसकी टांगों में जान पूरी है। वो अपनी फुट मूवमेंट से मैं इस चीज को खुद इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली है, तो मैं उस चीज को आपको बता सकता हूँ कि इंसान की एक तो फिटनेस लेवल होना चाहिए, और प्लस ये कि उसकी टांगों में पूरी जान है। इसका मतलब है कि वो वीए में छक्के मार रहा है पूरे, और उस सिचुएशन पे जब टीम को रिक्वायर्ड है, इट मींस कि टीम मैन है। अच्छा, अब तीसरी चीज मैंने क्या देखी कि आप ये चीज, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने जो देखा, मैंने कंधे पे नहीं उठाया था, मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, जो मैंने पोटेंशियल देखा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने ये देखी भाई कि प्लेयर एक तो फिट है, प्लस टीम मैन है, कि वो टीम की सिचुएशन पे खेल रहा है, आके टीम की सिचुएशन पे आके मार रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे चांस मिला मैं अपने रन कर लूं, 50 कर लूं अपने और निकल जाऊं आराम से। भाई मैंने तो 50 कर लिए। उसने बोला भाई मेरी टीम को जरूरत है, मार रहा है वो पूरे रन्स कर रहा है अपने। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2-3 छक्के देखे नहीं कि हमने कंधे पे उठा लिया, बट आप स्किल तो बताओ यार कि क्या स्किल है उसका। आप उसका पीछे की परफॉर्मेंस तो देख के आओ। आपने ये तो देखा ही नहीं, आपने 2 चीजें देखी कि भैया इसने 30-50 कर दिया, चल मेरा भाई छक्के भी पूरे मार रहा है, चल भाई यही प्लेयर है। ओ भाई ये प्लेयर यूं है उमर भाई कि वी में छक्के मार रहा है, इट मींस अगर इसको
स्टार या हेजलवुड आके 145 की गेंद भी करेंगे ना, तो वो जितनी तेज आएगी उतनी तेज जाएगी भी। तो हम तो ये चीज देख रहे हैं, तुम क्या देख रहे हो भाई? अगर स्लॉग कर रहा होता वो, तो हम ये कह देते यार ये टॉप एज लेके खड़ी हो जाएगी गेंद, लेकिन वो तो स्लॉग ही नहीं कर रहा ना भाई, वो तो वी में मार रहा है सीधे बल्ले से। अगर बॉल टॉप एज होना भी चाहेगा तो उसके स्पीकर तक आएगा, और वो एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मार रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं उसकी बचत ही हो जाएगी, वो बोल्ड नहीं होगा। तुम तो स्लॉग वाले प्लेयर आसिफ अली लेके आ गए उठा के, उसने भी तुम्हें मैच जिता दिया। उसकी आजम खान को भी आजम खान बहुत टैलेंटेड है, पता है मसला उसका क्या है? वो मोइन खान का बेटा है। अगर वो मोइन खान का बेटा नहीं होता ना, वो भी खेलता, और उसका वेट का भी थोड़ा सा इशू है यार। लेकिन हमारे लोग ना बॉडी शेमिंग की तरफ चले जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत गलत है। जी जी, मैंने अपनी वजह बताई है। अब आप जिन लोगों को सुन रहे हो या देख रहे हो, मैं जितने हमारे लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं, वो यही समझ रहे होंगे अब तक कि यार बहुत हमें वर्ल्ड क्लास कोई प्लेयर मिल गया, लेकिन वो क्यों मिल गया भाई? वजह तो बताओ, तुमने क्यों कंधे पे बिठाया है? कोई वजह तो होगी। मैंने तो वजह बताई है कि भाई मैंने इसलिए प्रेस किया उसको, तो ये स्किल लेवल पे प्रेस किया जाता है। और अरसलान साहब, जो आपका क्वेश्चन था उसका ये पूरा आंसर है कि उन बच्चों के लिए मार्जिन होता है, इनके लिए मार्जिन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब टेंस सिचुएशन थी वहां क्यों नहीं रन किए इन्होंने। जी हाँ, तो बहुत मजा आ रहा है अरीब भाई के साथ गुफ्तगू करने का, और बड़ी जबरदस्त किस्म की मिसालें दे रहे हैं। मैं और अरसलान तो खामोश ही बैठे हैं, अब इनको भी जरा खामोश होने का, जरा सांस लेने का मौका देते हैं और आपको सुनाते हैं खूबसूरत सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको नई सुबह वेब रेडियो पर। शो है गेम ऑन है, मैं हूँ मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर, और आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख, पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इनके साथ गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, पाकिस्तान के प्लेयर्स पर, स्किल लेवल पर बात हो रही है। तो थोड़ा सा डोमेस्टिक की तरफ आते हैं अरीब भाई अब, और स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। और मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ अरीब भाई कि जो ये चैंपियंस कप हुआ है अभी, इसका पहला टूर्नामेंट हुआ है, मैचेस 203 से बढ़ाकर 261 किए गए हैं, तो ये मैचेस बढ़ाने से कोई फायदा होगा या फिर जो है वो मामला उसी तरह रहेंगे? क्योंकि डोमेस्टिक की टीमें तो वही बाद में जाके 18 और 24 और इस तरह का सिलसिला हो जाएगा, तो ये मैचेस बढ़ाने पर क्यों फोकस किया जाता है हमेशा? अच्छा, इस पर एक मिसाल ज़हन में आ रही है, अगर उमर भाई को बुरा न लगे तो दे देता हूँ। अब उमर भाई की हमने कराई 4 शादियां, सही है, चारों लड़कियां खुश नहीं है, चारों लड़कियां खुश नहीं है, ठीक है। उमर भाई की 4 शादियां, चारों खुश नहीं है, सब इनसे परेशान है। अरसलान की कराई एक, ये बहुत खुश चल रहे हैं भाई, चिल, बिल्कुल बिल्कुल भाई, शशके जिंदगी, चिल माहौल में। बताएं आप मुझे, सवाल मुझसे हो रहा है 4 सही है या 1 सही है इस सिचुएशन में, अब मैं जवाब क्या दूंगा उसका? आप एक का ही जवाब देंगे? 2-4 मिसालें और दे दें। नहीं, जवाब मैं एक का दूंगा ना, जवाब मैं एक का दूंगा ना, क्यों? क्योंकि उन 4 की कोई बेचारों का पुरसाने हाल ही नहीं था। ऐसे उमर साहब ने बस 4 कर ली, कोई पुरसाने हाल नहीं था। अब इसको ले जाओ डोमेस्टिक, 2500 मैच करा लो, क्वालिटी एक में भी नहीं हो, सुकून में एक प्लेयर भी नहीं हो, तो 2500 मैच कराना बेहतर है या 50 कराना बेहतर है? 50 कराना बेहतर। तो इससे तो ये तासुर चला गया आपकी बात से। अगर कोई आम सुनने वाला है वो तो ये कहेगा कि यार 2018-19 में जो 6 टीमों वाला सिलसिला हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। आपकी इस बात से आम सुनने वाला अगर ये तासुर ले तो उसको आप क्या जवाब देंगे? तो इसका मतलब आम सुनने वाले ने पूरा शो नहीं सुना, जो मैंने पीछे बताया कि जो बेरोजगार हो गए थे लोग, वो क्या हुआ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज बिल्कुल इन शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है शो की ड्यूरेशन भी देखनी है। तो इसको ये है भाई, इसमें 6 टीमें हैं, पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी है भाई, 6 टीमों में पाकिस्तान का टैलेंट डिवाइड नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो फॉर्मेट बनाया गया था उससे रोजगार चले गए थे, ये मैंने पहले बता दिया। उससे दूसरी चीज ये, आपका बहुत सा ऐसा टैलेंट जो कि डोमेस्टिक का कंसिस्टेंट परफॉर्मर था वो डिरेल हो गया था, वो बिल्कुल हट गया था, क्योंकि उसको वो राह नहीं मिली थी, जो मैंने पहले बात की। तो इस चक्कर में वो वाला फॉर्मेट कतन ठीक नहीं था, और वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी ज्यादती थी उस वक्त। क्यों? क्योंकि वो, आप पीएसएल में भी अगर आप देखें ना, हम जब बैठ के बात करते हैं किसी शो में, तो हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि यार 8 टीमें होनी चाहिए, 6 कम है। क्यों करते हैं हम बात? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स रह जाते हैं। ऐसे ही मैं 18 टीमों वालों को भी बिल्कुल सही नहीं कहता। आप मियाना रवि इख्तियार करो, ऐसा फॉर्मेट बनाओ कि जिससे आपका टैलेंट पूरा डिवीजन से पूरा टीमों में चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जो बंदा आता है वो अब
जो ये सिस्टम लेकर आए थे वो ये समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम हम यहाँ ले आए और यहाँ लाके हमने ये सोचा कि ये यहाँ वर्क कर जाएगा। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि यार वहाँ की आबादी और यहाँ की आबादी में फर्क है, क्योंकि वहाँ पे मेरिट का कत्लेआम नहीं है, यहाँ मेरिट का कत्लेआम है। यहाँ पे फोन पे तो सिलेक्शन ही होती है, तो 6 टीमों में कभी भी डिवीजन नहीं हो सकती, उसमें भी टैलेंट आपका जाया हो जाएगा। तो ये कतन भी ठीक नहीं था। हमारे यहाँ मैंने जैसे आपको बोला ना कि बीच में से आपको एक हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 18 टीमें भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाता है वो टूर्नामेंट। तो वो 18 टीमें भी बिल्कुल ठीक नहीं है, 6 टीमें भी बिल्कुल ठीक। आपने तो पिछले साल वाला 8 टीमों का डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, मैंने पिछले साल वाला जो टूर्नामेंट कवर किया है उसके अंदर मैंने हाल भी तो देखा है कि कूलर में बर्फ नहीं है, पानी नहीं है, प्लास्टिक के कूलर रखे हुए हैं, ये सारे मामला भी तो देखें। तो जब हाल ऐसा होगा तो भाई फिर कैसे काम होगा? तो 18 टीमों में जब आपको फैसिलिटीज पूरी नहीं मिली हुई तो प्लेयर्स कैसे पूरे होंगे? और दूसरी बात ये है कि डेरा मुराद जमाली की टीम अगर लाहौर वाइट्स या लाहौर ब्लूज से कराएंगे मैच, तो उसमें जो है वो कौन सी वाली टीम हावी होगी? वो तो जाहिर सी बात है लाहौर वाली टीम ही हावी होगी। और दूसरी चीज अरे भाई, इस चीज पे भी रोशनी डालिएगा कि इस तरह से जो है वो आपकी जो व्यूअरशिप है वो भी तो गिर रही है। बिल्कुल यार, जब आपके टूर्नामेंट में क्वांटिटी को फोकस किया जाएगा और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा तो व्यूअरशिप गिरेगी। किसके अंदर इतनी सेंस नहीं प्रिवेल करती कि वो जो है ना इस चीज को अंदाजा लगा सके कि यार लाहौर वाइट्स और डेरा मुराद जमाली और कौन जीतेगा? यार ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। अहमद शहजाद दंस करता था ऐसे मैचेस में, लाड़काना के खिलाफ, डेरा मुराद जमाली के खिलाफ, लेकिन जब आप सुपर 8 में आते हैं वही अहमद शहजाद परफॉर्म नहीं कर पाता। मसला ये है कि अहमद शहजाद एक वो टैलेंट पाकिस्तान का था उमर भाई के, जिसने अपने आप को खुद जाया किया और कुछ लोगों ने जाया किया। अब वो जो भी कर रहा है बस अब वो कर रहा है क्योंकि उसका फ्यूचर तो पाकिस्तान से मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अब वो भी एनालिसिस कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा ख्याल है उन पर बात करके आप और मैं अपना वक्त ही जाया करेंगे सिर्फ। लेकिन अभी भी फिर वही बात है ना सारी, कि जब हम ये बोलते हैं कि अहमद शहजाद छोटी टीमों पर रन कर रहा था सब मानते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि नेदरलैंड और नमीबिया हमारी है बाबर में, तो लोग सब गालियां देते हैं। तो हम क्या करें, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? जी, तो जैसे कि आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से हम सिस्टम ले आए, वैसे हम बाहर से पिचेस भी तो लेकर आए थे, और पाकिस्तान में पिचेस का मेयार कैसा है, और जब कभी कोई और टीम टूर पर आती है तो हम अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं? इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हमें इस्तेमाल नहीं करना आती, सीधी बात है। हमने वो क्या कहते हैं ऑडियोनिक का स्पीकर खरीद लिया, चलाना हमें आता नहीं है, हमारा वो वाला हिसाब है। तो सीधी बात है, ये हमने एलईडी खरीद ली, कोई बड़ी वाली TCL की अभी जो नई आई है ना वो 5 लाख वाली, वो खरीद ली, और हम रिमोट उसका जो है ना वो चलाना नहीं जानते। तो हमारा वही वाला हिसाब है। हम जो है वो इंडिया को देखते हैं, वो रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल, 2 सॉइल पे जो है वो पिचेस क्रिएट कर रहे हैं अपनी। और यार चेन्नई जैसी बैटिंग ट्रैक जो कि टेस्ट क्रिकेट में रन होते थे जहाँ पे, वहां उन्होंने 17 विकेटें एक दिन में गिर गई। कैसे गिर गई कि यार वहां पे मतलब आपने पिचेस पे काम किया ना, आपने टॉनी हिमेंस ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया। अच्छा, हमारे यहाँ हर चीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से ही आती है, ये मैं आपको बताऊं। अभी हम जो है ना वो साउथ अफ्रीका और जो है ना वहां में नहीं गए इतना ज्यादा, हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ही घूम रहे हैं, और हम अब वहां से बहुत सारी चीजें लिया है, खैर बहुत सारी चीजें लिया। तो बात ये है सारी, भी आए थे वसीम नामी, हाँ, जिनके खुद की 28 की एवरेज थी। मसला सारा ये, वो क्रिकेट सिखा रहे थे बाबर और सरफराज को, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी हमें जिता चुका, उसको बोल रहे हैं। खैर उमर भाई बहुत लंबा शो हो जाएगा, मैं अगर डिटेल में चला गया इसकी कि वो क्या कहानी थी कि क्या बोल रहे हैं तो बहुत मसला हो जाएगा। हम इस पे रहते हैं, हम पिचेस पे रहते हैं। तो रमीज भाई को जो है नया नाजमाबाद के ओनर ने दी पिचेस 32-33 करोड़ रुपए। हमने सब ने देखा, PSL का ड्राफ्ट हो रहा था, वहां पे उनका बेटा आया, उसने चेक प्रेजेंट किया, सब कुछ हुआ, वो पिचें रास्ते में बढ़ गई। लेकिन मट्टी आई थी भाई, मट्टी आई थी ऑस्ट्रेलिया से, और वो मट्टी रमेश भाई मेरे ख्याल में गले गए, उन्होंने गमले में डाल दिया, वहाँ कोई पौधा लगा दिया सियाचन का, मेरे ख्याल में वो पौधा बढ़ रहा है उस मट्टी में। पिच तो बन नहीं रही, क्योंकि पिच तो हमारे यहाँ वो द ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉलर्स विच पैट कमिंस सेड इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज एट रावलपिंडी। तो ये सेम कोई वाली बात हो गई। तो बस वही वाला हिसाब है, हमने अपनी कंडीशंस को यूज नहीं किया। हमारे यहाँ देखें, मैं आपको इस पिच वाले सवाल के ऊपर एक इनसाइड न्यूज दे देता हूँ, चलें रेटिंग के लिए आपकी। 2024 के स्टार्ट में जनवरी में ना एक मीटिंग हुई थी PCB में, वहाँ उस मीटिंग की खबरें मीडिया में इतनी नहीं आई। अब उस मीटिंग के अंदर जो है वो वहाँ पे रावलपिंडी के हेड क्यूरेटर थे, उनसे ये बोला गया कि भैया ये पिच बनानी है तुम्हें, इंग्लैंड से उसकी टीम आ रही है, अपना इंग्लैंड की भी टीम आ रही है, और बांग्लादेश को भी हमने घर में घेर घार के मारना है, ठीक है ना? तो बारात खेलेगी पूरी, और आप अपनी फैमिली वाले बंदे होंगे सारे, सही है ना? तो इंतजाम देख लेना जरा कि रन जो है ना
हम अपने हमारे फास्ट बॉलर मेरा शाहीन मेरा नसीम गेंद लेके पूरा दिन भागे नहीं और वो जल्दी जल्दी आउट कर दे, ये वाला मामला हो जाए। तो क्यूरेटर साहब ने जवाब दिया कि भाई साहब ये हो ही नहीं सकता। आप एक तो टाइम कम है, प्लस वो गर्मी का सीजन है, वेदर बहुत मैटर करता है, वेदर बहुत मैटर करता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी की थी पूरी, और मैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा अहवाल बता देता हूँ कि जब आपकी पिच के ऊपर धूप पड़ती है ना, अब हम इंसान है, हम चल रहे होते हैं, चिलचिलाती धूप अगर हमारे भी सर पे पड़ेगी ना, तो उमर भाई वो चुभती होगी। एज ए ह्यूमन आपको भी चुभेगी और मुझे भी चुभेगी, तो वो तो बेजान मट्टी है, उस पर अफेक्ट नहीं करेगी। तो वो क्यूरेटर साहब यही कह रहे थे कि सर जो आप चाह रहे हैं वो नमी में होता है काम, यहाँ नहीं हो सकता। नहीं ये करो। अच्छा भाई कर लो, हो गया। देख लिया आपने किस तरीके से बांग्लादेश को हमने 10 विकेटों से मारा, देखा आपने। और उन जिन्होंने सही बात बताई थी उनको हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। टोनी हेवंस इंपोर्ट कर लिया ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि उसको बेचारे को काम नहीं आता था, इनको काम आता है। इन्होंने काम अच्छा बोल क्या रहे थे मीटिंग में, खैर चले बता ही देता हूँ कि यार हमारे यहाँ यही तो मसला है कि हमारे लोग चीजों को लेके नहीं चलते, चीजों को उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरह हम कहते हैं। वो भाई अंग्रेज को तो पैसे लेने और घर जाना है, वो तो तुम बोलोगे दिन में भी कि रात हो रही है, वो बोलेगा ओके मैन। यही वाला सिंपल सा हिसाब चल रहा है सारा। तो इन पिचेस को जब तक आप बेहतर नहीं करोगे आपसे कुछ नहीं होगा। रमीज राजा से कोई सवाल करे जाके कि भाई वो मट्टी किधर है जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, पैसा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही हाँ वो पूछे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन सब में सबसे बड़ी बात वो ये है भाई कि सारा मसला जो है ना वो मैनेजमेंट का है, मसला मैनेजमेंट का है। क्योंकि मैनेजमेंट ज़का अशरफ के दौर में भी यही थी, रमीज राजा के दौर में भी यही थी, सेठी साहब के दौर में भी यही थी, नकवी साहब के दौर में भी यही है। तो काली भेड़े वहां से नहीं निकल रही, मसला ये है। और हम चेयरमैन चेंज करे जा रहे हैं, चेयरमैन हम बार बार चेंज कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि ऊपर के वो मैं मिसाल देता हूँ ना, अच्छे कपड़े तो पहन लोगे पर मुंह कहाँ से लाओगे, वही वाली बात है ये। आपकी मिसालों के क्या कहने हैं? तो ये आपकी पिचेस का जो सवाल था ना, उसके अंदर सवाल निकलता है कि पिच की मट्टी कहाँ गई। रमीज भाई से ये पूछो, लिसनर्स ये बात सुन लें कि रमीज राजा से सवाल होगा कि ये पिचेस वाली जो मट्टी आई थी वो कहाँ है। और फिर ये सवाल होगा नकवी साहब से कि भाई जब आपका चीफ क्यूरेटर जो पूरी जिंदगी आपकी पिचेस बनाता रहा वो ये कह रहा है कि नहीं बन सकती, तो आप इम्पोर्टेड ले आए और उसने भी नहीं बनाई, तो अब सही कौन है और गलत कौन है? नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का, मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। इनमें से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। उमर भाई अरसलान, इनका किसी का नुकसान नहीं हो रहा, इनकी तनख्वाहें इनको पूरी मिल रही है। पिच कौन रहा है? हमारा पाकिस्तान। हम हार रहे यूएसए से, इनको पूरे पैसे मिल रहे हैं। जलील कौन हो रहा है? उमर, अरसलान और ऐसे ही कितने ही नाम जलील हो रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं अबे अब फिर इंडिया के सामने टाकरे में कैसे बैठोगे आप। वो बोलेंगे तुम पहले बांग्लादेश तो हरा लो घर में, तुम यूएसए से तो जीत जाओ, क्या इज्जत रह जाएगी। तो बदनाम कौन हो रहा है इन सब के चक्कर में? हमारा पाकिस्तान जो हमारा है। ये नहीं है हमारे, हम नहीं ओन करते इनको, हम ओन करते हैं अपने मुल्क को। और वो मेरा मुल्क हार रहा है, वो मेरा मुल्क इन लैक ऑफ स्किल के प्लेयर्स की वजह से हार रहा है, तो इस पूरा डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर की वजह से हार रहा है, इस पूर पिचेस की वजह से हार रहा है, इनके फैसिलिटीज ना प्रोवाइड करने की वजह से हार रहा है। ये सारी वजूहात हैं, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरी मैनेजमेंट है जिसकी वजह से हमारा जो है नुकसान हुआ है। लैक ऑफ स्किल वाले प्लेयर्स आप खिलाते गए, डोमेस्टिक का कत्ल करते गए। कामरान गुलाम को आपने ओन नहीं किया, आपने जो है वो उसको शाहीन में भेज दिया। रोहेल नजीर को आपने डिस्कार्ड कर दिया। आप बिल्कुल ऐसे चले गए कि रोहेल नजीर को यह नहीं, आप सज्जाद अली को खिला रहे हो। तो फिर आप वो कहते हैं ना, आप जो बोते हैं ना उमर भाई, एट द एंड ऑफ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, आप जो बोते हो वो काटते हो। तो जो इन्होंने बोया था वही इन्होंने अगेंस्ट यूएसए काटा। अरीफ भाई से एक सवाल और करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस शो को वाइंड अप करते हैं। तो अरीफ भाई, सारी डिस्कशन जो हुई, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई। अगर कोई क्रिकेट का शायक इस शो को सुनेगा तो मैं समझता हूँ उसको ये सुनने में बहुत मजा आएगा। एंड में आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा अरीफ भाई कि इस सब में बेहतरी कैसे आ सकती है? पाकिस्तान क्रिकेट मूव फॉरवर्ड कैसे कर सकती है? पाकिस्तान क्रिकेट अपना खोया हुआ जो मकाम है वो कैसे बहाल कर सकती है? जो हमने देखा है कि अब तो मीडिया राइट्स भी सेल नहीं हो रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी गिरते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो दुनिया क्रिकेट में मकाम है खो गया है कि बाहर के प्लेयर्स अब ट्वीट करने पे मजबूर हो गए कि भाई हम
जब तक थे उस टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, ये क्या हुआ है? तो ये मकाम पाकिस्तान कैसे बहाल कर सकता है, और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या बेहतरी आपके ख्याल में आनी चाहिए? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तो बेहतरी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर बना दिया, मैचेस आपने ज्यादा बढ़ा दिए। अब देखना ये है कि देखें, मैं क्योंकि हर चीज को पहले एनालाइज करता हूँ फिर उस पर बात करता हूँ। अभी देखें, जो पुराना हो गया वो तो सब हमने लंबी कहानी पूरी बता दी ना, अब उसी बात को लंबी करना फजूल है। ये स्ट्रक्चर जो अभी नया लेके आए कि ये डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट एक हो चुका है, वो तो वही होगा। अब ये चैंपियंस वनडे, चैंपियंस टेस्ट, चैंपियंस T20 ये सब होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लेयर्स की फिटनेस क्या रही। क्योंकि देखें, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ जो पहले नहीं बताई, शायद ये आप जो है ना इस चीज में शामिल कर लें पहली वाली डिस्कशन में। वो ये है, हम जब पूरे साल क्रिकेट नहीं होती ना, तो हमारे एसोसिएशन का प्लेयर्स और हमारी एसोसिएशन, उनको कोई पूछता नहीं है। जब आप एसोसिएशन के हाथ मजबूत नहीं करोगे ना, जब आप एसोसिएशन के हाथ मजबूत नहीं करोगे तो आपको प्लेयर नहीं मिलेगा। आपने एसोसिएशन के हाथ मजबूत नहीं किए हुए, आपने उनको राइट्स नहीं दिए हुए, तो इस वजह से आपको ये सारे मसले हो रहे हैं। आपको जब तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को क्रिकेट के बेहतर करने के लिए सबसे पहले एसोसिएशंस को मजबूत करना पड़ेगा, क्लब लेवल की क्रिकेट कराना पड़ेगी, स्कूल लेवल पे क्रिकेट कराना पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब 13,000 मैचेस कराने की बातें तो करते हैं, लेकिन वो 13,000 मैचेस कागज पे नहीं कराने भाई, वो ग्राउंड में कराने। उसके लिए आप ये देखें कि आपके पास ग्राउंड्स कितने काबिल हैं, ठीक है। आप फैसिलिटीज अगर इंटरनेशनल नहीं तो डोमेस्टिक लेवल की तो दें। अगर आप वो फैसिलिटी देंगे तो आपके पास वो प्लेयर आएगा। अगर आप फैसिलिटी, इसके ऊपर मेरे पास बहुत अच्छी मिसाल है, लेकिन मैं नहीं दूंगा वो वाली, वो नहीं दूंगा, आप लोगों को वैसे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन वो मैं यहाँ दे नहीं सकता क्योंकि ये शो ऑन एयर जाएगा। तो मसला ये है कि हम जब तक इनके हाथ मजबूत नहीं करेंगे ना, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम फैसिलिटीज देते नहीं है और हम डिमांड हमारी बहुत बड़ी है, इन्वेस्टमेंट जीरो हमारी इन्वेस्टमेंट है, डिमांड हमारी 1 करोड़ की है। तो ये भी गलत है। आपको एसोसिएशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एसोसिएशंस को फंड्स देना पड़ेंगे, प्लेयर्स का एक पूरा, जैसे इन्होंने अभी चैंपियंस कप में एक काम अच्छा किया जिसकी तारीफ मैं करूंगा, वो ये है जो इन्होंने सेंटर्स प्रोवाइड किए ना हाई परफॉर्मेंस के। चाहे सियालकोट में अभी वो मुझे पता है वहाँ मक्खियां भिनक रही हैं, चूहे घूम रहे हैं, वो बना है नहीं अभी और बस वो प्रोवाइड हो गया है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद का है, मैंने विजिट किया हुआ, बिल्कुल है। लाहौर में भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। अब इस्लामाबाद में डायमंड क्रिकेट ग्राउंड एक शकील खान साहब चलाते हैं और एक और है मेरे ख्याल में, वहां पे ये लोग कराएंगे। तो ये मसला इनका ये है कि ये जो इन्होंने सेंटर्स दिए हैं वो अच्छा काम किया, इसलिए कि जो प्लेयर इन्होंने चैंपियंस कप में 150 निकाले ना, ये कम से कम पूरा साल वहां जाएंगे, तो वहां ट्रेनिंग तो करेंगे, वहां प्रैक्टिस तो करेंगे। वरना हमारा तो एक वक्त ऐसा था, जो उमर भाई ने अभी मुझे काउंटर दिया था ना पीछे, कि क्या नाम है अपना, प्लेयर्स को डेब्यू तो कराए गए। उमर भाई इतनी सख्ती थी उस दौर में, जिस दौर को आपने मर्ज कर दिया था, उसमें पता है कितनी सख्ती थी। कोई प्लेयर जो इनके कबीले का नहीं है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग नहीं कर सकता था जाके, वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता था जाके। ट्रेनिंग एक बुनियादी हक है ना, वो नहीं कर सकता था। वो भले नहीं सेलेक्ट करो आप पाकिस्तान की टीम में यार, वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता था वहाँ। फिर आप कहते हो डेब्यूज कराए थे इन्होंने ताबिश खान को इन्होंने डेब्यू कराया था, डोमेस्टिक का बेतहाश परफॉर्मर था वो। 604-5 विकेट उसने लिए 146 मैचेस में। मैं कह रहा हूँ हर्षा भोगले बंदा ट्वीट कर रहा है उसके लिए कि भाई पाकिस्तानियों क्या कर रहे हो, ये बंदा कहाँ था तुम्हारा, और किसी के पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? आपने डोमेस्टिक का कत्लेआम किया है, आपने इनको आने नहीं दिया। और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, कोई मुझे चैलेंज कर दे इस बात पे, ताबिश खान को खिलाने के लिए मिसबाह उल हक फेवर में नहीं थे। मिसबाह उल हक खुद आके चैलेंज कर दे, मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, कलमा पढ़ के कहने के लिए तैयार हूँ, मिसबाह उल हक आके चैलेंज कर दे मुझे इस बात पे। रिजवान और बाबर और शाहीन, ये 3 बंदे थे जिन्होंने कहा नहीं ये डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, इसको खिलाना है हमें। वो दोस्त है ना उनके, सीने खेले। सही। मूव फॉरवर्ड आपको ऐसे करना है कि मैंने जैसे आपको क्राइटेरिया बताया, ये एक आप किसी भी क्रिकेट कवर करने वाले से पूछोगे वो आपको यही बताएगा, यही तरीका। प्लस सबसे पहले मेरिट, डोमेस्टिक को इज्जत देना पड़ेगी, आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को लाना पड़ेगा। कामरान गुलाम को आपको चांस देना पड़ेगा, साहबजादा फरहान को आपको चांस देना पड़ेगा। वो पूछो इनसे शाह खान किधर है जिसने डोमेस्टिक नेशनल T20 में 25 विकेटें ली थी, उस बेचारे को गायब किया हुआ है, पूछो तो किधर है वो यार, सवाल तो करे। और एक और चीज, खुदा का वास्ता है भाई, जो टैलेंट आ रहा है उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके साथ छेड़खानी नहीं करो, वरना आप ऐसी तबाह होगे। मैं आपके शो में ये ऑन रिकॉर्ड बात कह के जा रहा हूँ, ये अली रजा जो लड़का है ना, ये बहुत आगे जाएगा। अगर पीसीबी का कोई एहलकार ये बात सुन रहा है, मैं लिटरली कह रहा हूँ, उस बच्चे में इतना टैलेंट है
इतना टैलेंट है उस बच्चे के अंदर कि अगर ये वकार यूनुस और मिसबाह उल हक से दूर रहा, इंशाल्लाह जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इसमें है वो सलाहियत कि ये 200-300 विकेट पाकिस्तान के लिए अर्ली ले ले, बशर्ते कि इसके अंदर छेड़ाछाड़ी नहीं की गई। वो कहते हैं ना, किसी भी जो चीज तंग करती है उसको निकलवाओ, तो जो चीज तंग करती है आप लोग उसको निकलवाओ और जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसको उसके अपने स्किल अपने टैलेंट पे खेलने दो। हाँ, फाइन ट्यूनिंग सब में होती है। हम नई बाइक भी खरीदते हैं तो 1 महीने बाद ट्यूनिंग कराना पड़ती है, इस तरह फाइन ट्यूनिंग सब में होती है। आप उस बच्चे में भी ट्यूनिंग करो, उसको ये बताओ डाइट क्या लेनी है, उसको ये बताओ आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, उसको ये बताओ कौन सी चीज आपके लिए मुज़र सेहत है, कौन सी चीज से आपको अवॉइड करना है, कौन सी ट्रेनिंग आपने करनी है, ये सारी चीजें बिल्कुल बताओ आप उसे। ठीक है, टेस्ट मैच की किस लेंथ पे अगर आप बॉल करोगे तो आपको फायदा हो सकता है, आप प्रैक्टिस करो इसकी, ये बोलो। ये नहीं तूने इतना ही गेन करनी है, ये नहीं बोलो आप उसे। आप उसको यही बोलो कि भाई आप इधर बॉल करोगे 6 to 8 मीटर पे करोगे तो आपको क्या बोलेगा, वॉबल सीम करोगे तो क्या होगा, आप क्रॉस किस बैट्समैन को करोगे तो क्या होगा। वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठा के चीजें बताओ तो प्रोवाइड हो सकती हैं चीजें आपके लिए बहुत अच्छी। बट अगर आप अपने माइंड से, जो कि खराब माइंड है, उसको प्लेयर को खराब करोगे तो वो कुछ नहीं होगा आपको। अब ये देखो ना, हमारा डोमेस्टिक का या कोई भी प्लेयर आता है, आते ही परफॉर्म कर देता है, फिर क्या हो जाता है उसको। तो ये जब इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलोगे तो चीजें खुद पता चल जाएंगी। अनवर अली को उसका बनाना स्विंग एप्पल स्विंग भी नहीं छोड़ा। चलो वही तो कह रहा हूँ, उसका बनाना स्विंग एप्पल स्विंग भी नहीं छोड़ा था। जी, तो अरीब भाई आपसे गुफ्तगू कर बहुत मजा आ रहा है और जी यही चाह रहा है कि गुफ्तगू चलती चली जाए, लेकिन बस वक्त के दामन में इस कदर गुंजाइश नहीं है। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया है कि हमारी क्रिकेट जो इस नहज पर पहुंची है ये अचानक से नहीं हुआ है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। मैं कहूंगा कि एक दुखड़ा आपने सुनाया है और हमारे लिसनर्स को भी आप बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस टू हैविंग मी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा काम आप लोग भी कर रहे हो। उमर भाई के तल्ख सवालात थे, आई होप के मेरे जवाबात से उनकी कोई दिलादारी नहीं होगी, ना कि लिसनर्स की कोई दिलादारी होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और हैट्स ऑफ टू योर वर्क, और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड कीप इट कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, और मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप हमारे सामीन के लिए कोई पैगाम भी दें। जाते जाते तमाम लिसनर्स को मैं ये कहना चाहूंगा, जितने 15 to 30 वाले मुझे सुन रहे हैं, देखो आप चाहे गर्ल हो या बॉय हो, बेबी हो या बाबा हो, एक चीज आप याद रखो कि आप जो हो वो अपने ओन पे हो। बंदूक अपने कंधे पे रख के चलानी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीफ आपने रखना है। आप बहुत दफा ऐसी स्टेज पे भी आओगे जब आप गिरोगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ अंधेरा है, रोशनी नहीं है, और उस सिचुएशन में आपको ये भी लगेगा कि यार मेरे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, बट वो आपका इम्तहान होगा। आपको उससे लड़ना है। उस वक्त अपना कॉन्फिडेंस शेक नहीं होने देना, अपने आप को आपने खुद बूस्ट करना है। गिराने वाले बहुत होते हैं, उठाने वाले कम होते हैं। खुद अपने आप को उठाना है। आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, कोई बात नहीं, जिस चीज में आपका दिल लगता है वो काम करो, और अपने सेल्फ बिलीफ में कभी कमी नहीं आने देना। आप इंशाअल्लाह तरक्की करोगे, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट जो नहीं होते ना, वो कभी कभी बिल गेट्स भी बन जाते हैं। तो इस चीज को आप इंस्पिरेशन बनाओ अपनी, और इंशाअल्लाह आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बस जो आपको गिरा रहा है, माइंड में ये रखो कि मुझे इसको दिखाना है, उसको मुंह से कुछ ना बोलो, क्योंकि सक्सेस खुद शोर मचाता है। आपको ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने सक्सेस से शोर करना, अब वो बल्कि करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद करेगा। और इंस्पिरेशन अपनी जो है वो अपने अंदर रखनी है। ज्यादा किसी से इतना कोई ज्यादा आपने वो नहीं करना कि यार इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, क्योंकि उंगलियां बहुत उठाते हैं, नखरे सिर्फ कुछ लोग उठाते हैं। जी हाँ, तो लिसनर्स ये था हमारा प्रोग्राम, और आप भी यकीनी सी बात है कि चाह रहे होंगे कि सिलसिला चलता चला जाए, लेकिन वक्त जो है वो इस कदर हमें इजाजत नहीं दे रहा है, और अब हमें आपसे इजाजत लेनी है। और अरसलान भी बिल्कुल तैयार हैं इजाजत के लिए। जी अरसलान, आप भी इजाजत दीजिए, और लिसनर्स मुझे भी इजाजत दीजिए हमारे अरीब भाई के हमरा। जी, तो काफी मजा आया आज के शो में, और अरीब भाई का एक बार फिर शुक्रिया, जिन्होंने जो है वो हमारे लिए टाइम दिया। नई सुबह वेब रेडियो के लिए उन्होंने अपना वक्त दिया, और वक्त के दामन में गुंजाइश अब बहुत कम है, इसलिए मुझे, मोहम्मद अरसलान को, मोहम्मद उमर और हमारे मेहमान मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख के साथ दीजिए आज के इस एपिसोड से इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।